हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे हम लेक्चरर कैडर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था कोड डी का, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मास्टर कैडर के साथ रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी काफ़ी सारी वीडियोस तो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में से। सो ये क्वेश्चन पेपर भी लेक्चरर कैडर का है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेरगा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ द कॉकरोच आर ज्वाइंड बाय। कि कॉकरोच में टेरगा, स्टर्ना और प्लूरा, ठीक है, ये असल में तीन क्या होते हैं, स्क्लेराइड्स जो होते हैं ना उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेराइड्स यानी कि जैसे ये मान लो कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच का जो एब्डोमेन पार्ट है ना, एब्डोमेन पार्ट में इस तरह से ना प्लेट्स उसकी एक्सोस्केलेटन के ऊपर, ठीक है, उसके जो बाहर वाली स्केलेटन है ना उसके ऊपर प्लेट्स जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, तो उसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो टर्गा ये स्क्लेराइड होता है ना, ये डॉर्सल साइड पे होता है, ये वेंट्रल साइड पे होता है। जो टर्गा और स्टर्ना जो है ये वेंट्रल पे है, जो प्लूरा है ये लेटरल स्क्लेराइटिस को कहा जाता है। तो कहते हैं ये कौन किस चीज़ के थ्रू ये ज्वाइन होते हैं। इसकी ऑप्शन है सीमेंटिंग ग्लू, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, मस्कुलर टिश्यू या कार्टिलेजेस। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, क्योंकि जो ये मतलब तीनों होते हैं ना, ये भी एक होता है और ये भी एक होता है और ये दो होते हैं, तो टोटल 4 स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना एब्डोमेन में, उसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह की कुछ दिखाई देती है। ये कॉकरोच है, ठीक है, तो कॉकरोच में ये इसके स्क्लेराइड्स होते हैं। ठीक है, ये स्क्लेराइड्स है, ठीक है, ये स्क्लेराइड है, ये स्क्लेराइड है, ये स्क्लेराइड है ना, तो इसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो ज्वाइन करती है। तो इसलिए इसकी ऑप्शन 2 आ जानी है, बी ऑप्शन आ जानी है। सेकंड क्वेश्चन है इन मेल कॉकरोच विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग स्पर्म। कि जो मेल कॉकरोच होता है, अभी कॉकरोच मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं ना, डिफरेंशिएट होते हैं, तो मेल कॉकरोच में स्पर्म जो होते हैं वो कौन से मतलब कौन से पार्ट में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में स्टोर होते हैं। वास डेफन्स में नहीं, वहाँ से तो वो पास करते हैं ना, सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं। मशरूम ग्लैंड में नहीं, मशरूम ग्लैंड में भी नहीं होते। टेस्टिस में से टेस्टिस में भी नहीं होते, वहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टोर होने की बात कही है, स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। जो भी सेमिनल वेसिकल्स हैं ना यहाँ पे होते हैं। ठीक है, टेस्टिस में बनते हैं, देन वो धीरे धीरे पास करते हैं, पास करके वो वास डेफन्स वगैरह के थ्रू आगे सीधे सेमिनल वेसिकल में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फ्रॉम द ग्लैंड। ग्लैंड बनाने के लिए जो बॉडी में ग्लैंड बनते हैं हमारे उसके लिए कौन सा जो टिश्यू होता है वो फंक्शन करता है, मतलब कौन से टिश्यू जो है वो ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्क्वामस होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं कि एपिथेलियल होते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है एपिथेलियल। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस में, स्किन की बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ये आगे ग्लैंड बनाने में, टिश्यू जो है ये ग्लैंड बनाने में भी यूज़ होते हैं। जैसे ग्लैंड एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस वगैरह, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला वगैरह। ठीक है, तो स्पेशियस ग्लैंड एक्सटर्नल ग्लैंड है ना, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है वैसे, तो ये ग्लैंड बनाने में के लिए यूज़ होते हैं हमारे एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी थर्ड की। फोर्थ क्वेश्चन है वर्ड्स एड्स डे, वर्ड एड्स डे सेलिब्रेट ऑन। जो दुनिया में, पूरी दुनिया में एड्स डे कब मनाया जाता है, मतलब एड्स डे मनाने का रीज़न होता है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि एड्स से वर्ल्ड वाइड बहुत सारी डेथ हुई थी। ठीक है, इसी वजह से ये वैसे भी एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो इसके अलावा भी ये कई तरीक़ों से फैल सकती है। ठीक है, तो इसे मतलब किस तरह से बचा जा सके, लोग अवेयर होने चाहिए, तो उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है 23 को मई को, 7 जुलाई को, 14 को, कि 1 दिसंबर को। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स आर काइंड ऑफ। टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं ये किस तरह के जो हैं वो टिश्यू होते हैं, मतलब किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं टेंडन या लिगामेंट में। देखो टेंडन क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए, है ना। टेंडन वो होते हैं जो हमारे मसल को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, हमारी मसल्स को बोन के साथ जोड़ने वाले को हम बोलते हैं टेंडन। और लिगामेंट किसको कहते हैं, लिगामेंट जो होते हैं ये बोन टू बोन जोड़ते हैं। ठीक है, बोन को बोन से जोड़ने वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिगामेंट। तो ये किस तरह के जो हैं टिश्यू होते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के नर्वस टिश्यू। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। कौन से कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। क्वेश्चन है सिक्स्थ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अ कॉकरोच आर। के जो कॉकरोच होता है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मतलब उस कॉकरोच की बॉडी में से वेस्ट जो है वो कैसे एक्सक्रीट होता है ना, कौन से ऑर्गन से तो वेल्पिजियन टिब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक सिक्का है, नेफ्रीडिया है और ग्रीन ग्लैंड होते हैं। तो
जो कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी में कुछ मेलपीजियन टिब्यूल्स होते हैं। इन मेलपीजियन टिब्यूल्स की हेल्प से वो एक्सक्रीट कर सकता है वेस्ट को, ठीक है। तो मेलपीजियन टिब्यूल्स जो होते हैं वो उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो इसके ऑप्शन ए आ जानी है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म नीचे बताए हुए से जिसमें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। ओपन का मतलब हमें पता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल्स की जगह ब्लड कैविटी में, जिसको हम हीमोसील बोल देते हैं, उसमें बहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स के अंदर, जैसे कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है। तो वो जो क्लोज्ड वाला होता है, जो जैसे मैमल्स वगैरह इनके अंदर होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें बताना है जिसमें कि ब्लड वेजल्स की जगह जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। तो हिरुदिनारिया है, ठीक है। हिरुदिनारिया हम बोलते हैं लीक को, ठीक है। फिर है पेरिप्लैनेटा, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच को कहा जाता है। फेरेटिमा, फेरेटिमा जो होता है ये अर्थवर्म होता है ना, अर्थवर्म फेरेटिमा। देन ऑक्टोपस तो हमें पता ही है ना। तो कहते हैं इनमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, तो इसमें पेरिप्लैनेटा में होता है, ठीक है। जो पेरिप्लैनेटा होता है इसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं, क्योंकि जो ये आर्थ्रोपोड में आता है इसके अंदर ब्लड वेजल्स है नहीं होती, इसलिए ब्लड जो है वो हीमोसील में, जिसको हम हीमोकॉइल या हीमोसील बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो नहीं होता है ना। तो पेरिप्लैनेटा जो है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, तो हमारी ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, के जो एम्ब्रियो बनता है, देखो अभी जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करने से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बना, जाइगोट बना, सिंगल सेल जाइगोट। अब इसकी क्लीवेज होती है, क्लीवेज यानी कि मतलब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा ताकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा सके, है ना। तो जस्ट ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है, ग्रोथ के लिए नहीं फिलहाल होता। तो क्लीवेज के दौरान पहले 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल स्टेज आती है, 8 से 16 सेल स्टेज आती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, देन मोरुला बोल देते हैं, है ना। तो कहते हैं अभी तो इतना ये डेवलप हो चुका है, ये उस टाइम पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुए, लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर करवाया जाए इसको ऐसे फ्यूज़ करवा के, देन इसकी क्लीवेज करवाई जाए, तो अगर तो वो बहुत मतलब जो जाइगोट बना वो अभी अर्ली स्टेज में ही है, जैसे 2 या 4 साल स्टेज में है, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ताकि नॉर्मल आगे प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। पर अभी उन्होंने कहा कि ये तो बढ़ गया है, बढ़ गया कहाँ तक चला गया है, 16 ब्लास्टोमियर तक चला गया, इसका मतलब ये बड़ा हो चुका है। तो अभी ये बस एक आधी डिवीज़न करेगा तो सीधा ये ब्लास्टोसिस्ट बन के फिर तो इम्प्लांटेशन करेगा ही। इसलिए फिर इनको इस प्रोसेस के अंदर, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लेबॉर्ट्री के अंदर ये प्रोसेस थी, तो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, 16 साल ब्लास्टोमियर को सर्विक्स के अंदर डालेंगे, नहीं, वो तो बर्थ कैनाल है वहाँ पे, तो मतलब वहाँ से तो फीटस ही पास करता है, वहाँ पे इम्प्लांट करने की या ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूट्रस होएगा, फेलोपियन ट्यूब होएगा कि फिम्ब्रिया होएगा, फिम्ब्रिया जो होता है ये तो ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इम्प्लांटेशन यहाँ तो होएगी नहीं। तो फेलोपियन ट्यूब में तो अगर अर्ली स्टेज में होए तो कर सकते हैं। ऑप्शन आ गई, ऑप्शन 2 यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर यूट्रस में ही आगे एक डिवीज़न करेगा, तो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ये वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस की वॉल में, एंडोमेट्रियम के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट सिक्रेट्स द हार्मोन सिक्रेटिन, सिक्रेटिन नाम का हार्मोन जो है वो कौन सा बॉडी पार्ट सिक्रेट करता है, ठीक है। तो सिक्रेटिन जो सब्सटेंस होता है ना, इसको एस सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, और एस सेल हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वही एस सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं सिक्रेटिन नाम के हार्मोन की, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस बताई हुई हैं, स्टमक है, ड्यूडेनम है, इलियम है, या पाइलोरिक स्टमक है। देखो हमने क्या पढ़ा कि सिक्रेटिन जो होता है वो एस सेल किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के एस सेल में से सिक्रेट होता है, तो डिओडेनम है और इलियम है, ठीक है। तो डिओडेनम, जजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसमें से जो डिओडेनम होती है, डिओडेनम में कई सारे इस तरह के ऐसे करके माइक्रोविलाइज विलाइज वाला स्ट्रक्चर बनता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर यहाँ पे ना ये मतलब जैसे पार्ट है, तो यहाँ पे ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं सिक्रेटिन को, ठीक है। तो डिओडेनम पार्ट जो होता है, ठीक है, सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट जो होता है डिओडेनम, जो
लिवर और पैंक्रियाज के कॉमन डक्ट के साथ जुड़ा होता है ना, तो वहाँ पे ड्यूोडेनम के अंदर सिक्रीटिन सब्सटेंस जो है, हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो हमारी ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज एसोसिएट विद द ओपनिंग ऑफ, कि ह्यूमन में जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, किसके साथ वो ओपनिंग करता है। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी वहाँ पे होता है जहाँ पे जो मतलब ये एक वॉल्व की तरह होता है, वॉल्व मतलब एक गेट की तरह होता है, स्विंक्टर है ये, ठीक है, गेट जैसा काम करेगा। जैसे जब इस ईसोफेगस है हमारी, है ना, ईसोफेगस हमारी स्टमक के अंदर आती है, ठीक है, ईसोफेगस हमारी स्टमक के अंदर आती है, तो यहाँ पे एक स्विंक्टर होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्विंक्टर। नीचे लगा होता है पाइलोरिक स्विंक्टर। स्विंक्टर मतलब जो गेट जैसा काम करते हैं, मतलब बैक फ्लो नहीं होने देते चीज़ को, एक बार एंटर कर गया सब्सटेंस, ठीक है, तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो वो स्विंक्टर होते हैं। तो स्विंक्टर ऑफ ऑडी किसको कहा जाता है, कहाँ पे ये ओपन होता है, ठीक है, वो बताना है हमें। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, पाइलोरिक स्टमक है, देन ईसोफेगस है और कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ठीक है, ये चार हमें दी हुई है। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है, मतलब हिपैटो यानी कि लिवर और पैंक्रियाटिक यानी कि पैंक्रियास, तो वो डक्ट जो लिवर से नीचे की तरफ आए और जो पैंक्रियास होता है स्टमक के नीचे वो भी इसमें खुले, देन ये कॉमन डक्ट जो है वो आगे की तरफ ड्यूोडेनम की तरफ जाए। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, तो इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है। तो इसीलिए इसकी ऑप्शन जो है वो हमारी ऑप्शन 1 आनी है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो होता है वो हिपैक्टो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला के साथ ओपन करता है, ठीक है, क्योंकि पाइलोरिक स्टमक जो होती है वो तो स्टमक का, जैसे हमने अभी बात की है, थोड़ी रफ बना रही हूँ, ठीक है, मान लो ये स्टमक है, स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट है जो कि स्फिंक्टर स्टमक का है, तो उसको हम पाइलोरिक स्टमक बोलेंगे। ईसोफेगस तो बिल्कुल ऊपर वाली साइड है ना, तो देन कॉमन हिपैटिक डक्ट जो लिवर का है अकेला, तो वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी नहीं है, वो अकेला डक्ट है। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट्स कि जो ऑक्जेंटिक सेल होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं। देखो अभी ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पे होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं ये हमारे स्टमक के जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक की लाइनिंग, उसके अंदर ये सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टमक के जो अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स या पैरिटल सेल्स भी इनको बोलते हैं। तो ठीक है, तो भी कहते हैं क्या सिक्रेट करते हैं, HCl सिक्रेट करते हैं, ट्रिप्सिन सिक्रेट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं। तो इसका आना है ये HCl सिक्रेट करते हैं, ठीक है, कि जो ऑक्जेंटिक सेल होते हैं ये HCl को भी सिक्रेट करते हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रेट करते हैं, ताकि जो स्टमक की एक तो मतलब pH प्रॉपर बनी रहे, दूसरा HCl फंक्शन करेगा तभी तो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो पाएगा, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से, क्योंकि एंजाइम एक प्रॉपर pH पे ही एक्टिव हो पाते हैं जो कि HCl उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करते हैं, HCl को सिक्रेट करते हैं, ऑप्शन ए। पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, के पेलेग्रा जो होता है, पेलेग्रा नाम की जो डिसीज़ है ये किस चीज़ की कमी की वजह से होती है, मतलब किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी जिससे जो पेलेग्रा है वो हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शंस में मैं बताया पैराडॉक्सिन है, नाइसिन है, बायोटिन है और फॉलिक एसिड है, ठीक है। तो देखो जो पैराडॉक्सिन होता है ना, पैराडॉक्सिन असल में विटामिन 6 मतलब बनाता है, तो पैराडॉक्सिन की कमी में विटामिन 6 की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसे पेलेग्रा नहीं होता है। तो फिर ये तो पैराडॉक्सिन तो आनी नहीं, फिर है कि नाइसिन, ठीक है, नाइसिन जो होता है, तो नाइसिन असल में इसकी ऑप्शन नाइसिन आनी है, बी ऑप्शन आनी है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन क्या है, अमीनो एसिड है ना, 20 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें जो ट्रिप्टोफैन होता है वो ब्रेक होके वो क्या बनाता है, नाइसिन फॉर्म करता है, तो वही नाइसिन हमारी बॉडी में यूज़ होता है, ठीक है। तो बॉडी फंक्शन कर पाती है जब जो अभी ट्रिप्टोफैन अगर नाइसिन बना ना पाए, है ना, ट्रिप्टोफैन नाइसिन बना ना पाए, तो ऐसी कंडीशन में हम प्राइमरी पेलेग्रा बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर जो ट्रिप्टोफैन है वो नाइसिन बना तो दे बट बॉडी नाइसिन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो पेलेग्रा सेकेंडरी पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है। तो नाइसिन की कमी की वजह से होता है ये, ठीक है, हमें उन्होंने डेफिशिएंसी पूछा तो नाइसिन की डेफिशिएंसी होगा, ठीक है, क्योंकि जो बायोटिन होता है बायोटिन की कमी से मतलब विटामिन 7 जो है, ठीक है, विटामिन 7 की डेफिशिएंसी होती है बायोटिन की कमी के साथ, और फॉलिक एसिड से हमें पता है फॉलिक एसिड अनीमिया कर देता है अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है फॉलिक एसिड।
तो इसलिए ठीक है। देन इसके ऑप्शन आएगी नाइसिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, के एलिमेंट्री कैनाल नीचे बताए हुए कौन से ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, एब्सेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल। देखो जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे लिए एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फूड की जो इंजेक्शन से लेके जो कंप्लीट एक्सक्रीशन है वहाँ तक तो हमारा सारा एलिमेंट्री कैनाल ही तो फंक्शन करता है। पर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये होता ही नहीं है? देखो हमें तो डाइजेशन के लिए चाहिए है ना, तो हमारे अंदर तो बिल्कुल है एलिमेंट्री कैनाल, पर अभी किसके अंदर नहीं होगा जिसको मतलब डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होएगी उसके अंदर ही होएगा, इसका मतलब तो ये हो सकता है ना। तो हमें ऑप्शन सभी बताई हुई है, कहते हैं टेनिया सोलियम है, ठीक है, एस्कैरिस बताया हुआ है, एस्कैरिस सन, और फासिकोला हेपेटिका बताया हुआ है, एंड एनसाइक्लोस्टोमा कैनिनम ऑप्शन दी हुई है हमें 13th की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी ऑप्शन ए जो है वो सही आ रही है। उसका रीज़न क्या है? देखो जो टेनिया सोलियम होता है ना, टेनिया सोलियम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला वर्म होता है, ठीक है, मतलब ये इंटेस्टाइन में डेवलप कर जाता है, ठीक है, और एक ही होता है और बड़ा लंबा सारा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है टेनिया सोलियम जो होता है, ठीक है, मतलब एक ही होता है और साइज़ में काफ़ी बढ़ जाता है ह्यूमन से नरिशमेंट ले लेके। तो भी इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? देखो ये खुद से तो फूड डाइजेस्ट करेगा नहीं, है ना, क्योंकि जो ह्यूमन मतलब जिसके अंदर ये है, ह्यूमन हो गए या एनिमल जैसे पिग वगैरह हो गए, है ना, तो उनके अंदर ये पाया जाता है। तो अगर ह्यूमन के अंदर पाया जाए तो ह्यूमन तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड डाइजेस्ट कर लेगा, वही डाइजेस्टेड फूड से ही अपनी नरिशमेंट लेगा, तो फूड तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है ना, तो इसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं है। पिग वगैरह होते हैं उनसे भी ये डाइजेस्टेड फूड जो उनका होता है ना उसी से नरिशमेंट लेता है, ठीक है, और डेवलप करता है, तो इसलिए इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर नहीं होता एलिमेंट्री कैनाल, टेनिया सोलियम के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग द ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली, ठीक है, कहते हैं कौन सा ऐसा मैमल सेल है, कौन से ऐसे मैमल के सेल्स हैं जो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो मेटाबोलाइज कर सके, मतलब ग्लूकोज की रिएक्शन कर सकें और ग्लूकोज को तोड़ के उसे ऑक्सीजन एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कौन से ऐसे मेमेलियन सेल हैं जो कि जो ग्लूकोज यानी C6H12O6 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है, ठीक है, और एनर्जी बननी है थोड़ी, तो ये नहीं बना सकती, ऐसे सेल बताने। देखो हमारी बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर फंक्शन करता है ना, तो फिर भी ऐसा कौन सा सेल रह गया जो ऐसा फंक्शन नहीं कर पाता? तो WBC है, RBC है, अनस्टेटेड मसल सेल्स हैं, कि लिवर सेल्स हैं। देखो लिवर सेल्स हेपेटिक सेल्स जो है ना, तो WBCs हो गए, ठीक है, या अनस्टेटेड मसल सेल्स हो गए, इन सभी में प्रॉपर ऑर्गेनेलीज वगैरह सारी सेल्स की होती हैं, तो ये आराम से फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारी ऑप्शन 2 आनी है, ऑप्शन बी आनी है, रेड ब्लड सेल। अब इसका रीज़न क्या है कि रेड ब्लड सेल्स तो बड़ा फंक्शन करते हैं, है ना, सारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो इन्हीं के थ्रू होती है ना, तो फिर भी ये मेटाबोलाइज क्यों नहीं करते? ये तो ऑक्सीजन, इसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो तो खुद ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है, तो फिर ये क्यों नहीं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते उस ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ के, है ना। तो उसका रीज़न है कि जो RBC है इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना, मतलब जो यंग होते हैं ना RBC उनमें तो चलो न्यूक्लियस है, बट जैसे मैच्योर होता है ये, उसका न्यूक्लियस जो है वो फंक्शन नहीं करता, मतलब न्यूक्लियस खत्म हो जाता है इसका, ठीक है। इवन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ठीक है, अभी इसके अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, दूसरे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी हाउस का काम करता है ना, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी तो ही इसको एनर्जी मिलेगी और ये मेटाबोलाइज कर पाएगा उसी एनर्जी को यूज़ करके, है ना। तो अगर इसमें ना तो न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम नहीं करता, ये बस अपने हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है पर उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर ये यूज़ करना शुरू कर देंगे तो सेल्स तक क्या पहुँचाएंगे, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस की कमी की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाती है, एनर्जी नीड भी तो इंपॉर्टेंट है, तो उस वजह से। सो हमारी ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ये था हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, हम भूल गए करना, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है पैंक्रियास से जो आया, और जो लिवर का जो कॉमन डक्ट खुला यहाँ पे ड्यूडेनम में गेट के तौर पे, ठीक है, वो है स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला था, ठीक है। तो उसके आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाय, कि जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनके जो लाइन है, उनकी जो कवरिंग है वो किससे बनती है,
एल्वियोलाई क्या होते हैं, जो लंग्स के अंदर जो बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो कहते हैं उसकी लेयर कौन सी है, किससे बनती है, सिंपल एपिथेलियम से कि बॉयडल एपिथेलियम से, कोलमनर एपिथेलियम से कि स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास है डी ऑप्शन। ठीक है, बी नहीं आनी है, डी आनी है, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है तो इसकी ऑप्शन है डी, कि जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं वो लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि इसको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम आना है, ऑप्शन डी हमारी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज डन सर्जिकली बाय, कि अगर मेल में स्टेरिलाइजेशन करनी हो, ठीक है, मतलब मेल्स के अंदर अगर जो फर्टिलिटी को ख़त्म करना हो या रोकना हो, तो उसके लिए सर्जिकल मेथड क्या है, वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, हिस्टेरेक्टोमी है, या लेप्रोक्टोमी है, लेप्रोटॉमी है। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस हैं। देखो, वैसेक्टोमी होता है वास डिफरेंस को कट करना। ठीक है, वो तो मेल में ही होते हैं वास डिफरेंस, तो उसको कट करके उसको बाइंड किया जाता है, तो तभी उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, और वैसेक्टोमी मेल में होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, इसकी वैसेक्टोमी आनी है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी क्योंकि होती है फीमेल के अंदर, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसको बाइंड किया जाता है, तो मेल में थोड़ा ना फैलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल में होती है, तो हमें मेल का पूछा है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन ही है। हिस्टेरेक्टोमी होता है अगर यूट्रस वगैरह को ही, मतलब मेन जो यूट्रस होता है उसको ही मतलब रिमूव किया जाए, है ना, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, जो ये हमारी ऑप्शन 1 है ना, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी हमारी सही ऑप्शन है। ठीक है, कि वास डिफरेंस को कट करके बाइंड किया जाता है सर्जरी के थ्रू, तो उसको मेल स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, अभी ऐसा होता है ना कि वैसेक्टोमी में जब वैसेक्टोमी कर दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होएगी, स्पर्म फॉर्मेशन होएगी, बट वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, मतलब वो आगे सेमिनल वेसिकल या इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह में है ना, वो पास नहीं हो पाएंगे मेल गैमीट जो है। ठीक है, तो इसलिए जो मतलब आफ्टर इंटरकोर्स भी चांसेस नहीं होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड इज, के जो एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है ब्लड में, वो बताना है। देखो, अभी हम ये किस कहाँ पे पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे एल्वियोलाई से हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बाइंड करके ले जाता है सेल्स तक देने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, तो ऑक्सीजन सेल को दे दी, तो सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी वो भी तो लेके लंग्स तक आएगा ना, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते हैं, तो एक्सेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अभी कहते हैं कौन सा एंजाइम है जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, कुछ हद तक की बाइंड होती है हीमोग्लोबिन असल में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कुछ हद तक की बाइंड होती है, बाकी कुछ आयंस की फॉर्म में पास करती है। ठीक है, तो हम जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में या प्रोटोन की फॉर्म में भी करती है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में करती है ना। तो अभी कहते हैं किस एंजाइम की वजह से H3O नेगेटिव या जो प्रोटोन है उस फॉर्म में H पॉजिटिव की फॉर्म में करेगी, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। देखो, थ्रोम्बोकाइनेज का रोल तो क्लोटिंग में होता है, ये भी नहीं आना। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होते हैं ये भी अमीनो एसिड को तोड़ने के काम आते हैं, ये भी नहीं है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, ये भी नहीं आना। हमारी ऑप्शन 2 सही है, हमारी ऑप्शन बी सही है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयंस या प्रोटोन की फॉर्म में जो है वो ब्लड के थ्रू मतलब लेके आता है, ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम, कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो ब्लड को कहाँ से कलेक्ट करेगा। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपैटिक मतलब लिवर के साथ जो रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ से जो ओरिजिनेट होता है सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे के टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है ये असल में एक वेनस सिस्टम होता है, वेन्स का ये एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कहते हैं मतलब कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल से, किडनी से, लंग्स से, कि लिवर से। तो ये लिवर तक लेके जाता है, तो लिवर से थोड़ा ना कलेक्ट करेगा, लंग्स से तो ऑब्वियसली नहीं करता क्योंकि हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है वहाँ से, किडनी में भी नहीं करेगा। तो इसकी ऑप्शन यानी ऑप्शन ए, एलिमेंट्री कैनाल में से ब्लड को कलेक्ट करता है और लिवर की तरफ वेनस सिस्टम जो है वो लेके आता है ब्लड को। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल में जब जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह है जिसमें वेस्ट है ना, वो लिवर की तरफ पहले आती है। ठीक है, तो फिर फंक्शन होता है आगे का, तो इसलिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट है, मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज 2, कि लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है। लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर जो है मतलब लिम्फ ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड होता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है हमारी बॉडी में, जैसे
ब्लड होता है ना, वैसे ही ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये टिश्यू स्पेस वगैरह में पाया जाता है इवन। तो कहते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स की तरफ, ठीक है, या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ब्रेन की तरफ, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में वापस भेजना, या आरबीसी जो है उनको लिम्फ नोड्स में ये मतलब भेजता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, लिम्फ का फंक्शन ये तो ब्लड का होता है, ये नहीं आना है ना। देन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, कि जो ब्रेन की तरफ जो ऑक्सीजन जाती है वो तो माइक्रोवेजल्स के थ्रू जाती है, तो उसमें भी लिम्फ का कोई फंक्शन नहीं है। देन रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, कि देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है टिश्यूज़ की स्पेस में, जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू की अगर स्पेस है, ठीक है, ऐसे ये टिश्यूज़ की जो स्पेस होती है, यहाँ पे जो फ्लूइड फॉर्म होता है, अभी जितना चाहिए उतना तो ठीक है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ब्लड में ये रिटर्न करने का काम करता है लिम्फ, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, क्योंकि फोर्थ अगर पहली भी गलत है दूसरी भी गलत है, तीसरी में फोर्थ में उन्होंने क्या कहा था कि रिटर्न आरबीसी टू लिम्फ नोड, कि आरबीसी को लिम्फ नोड में भेजता है, ये भी इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन क्या आएगी, इसकी ऑप्शन सी आएगी, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज गार्डेड बाय, कि जब राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल में, हार्ट के राइट एट्रियम, राइट आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल में अगर खुलती है, क्योंकि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ना, ठीक है, हार्ट के मान लो 4 चैम्बर हैं, मान लो क्या हार्ट के 4 चैम्बर ही होते हैं, है ना। तो लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिया, तो राइट वेंट्रिकल, है ना, ऐसे 4 इसके चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं भी जब राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो मतलब ओपनिंग होती है, तो वो किस के थ्रू गार्ड होती है, मतलब किस वॉल्व के थ्रू होती है, तो मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अदर नेम है मिट्रल वॉल्व, तो मिट्रल वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। देन आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व, ये भी नहीं आएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व, हाँ ये ऑप्शन सही है हमारी, ट्राइकस्पिड वॉल्व आएगा इसका, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, ये देखो कि जो हमारा ये देखो राइट एट्रियम है, ठीक है, जो हमारा राइट एट्रियम है ये इधर राइट वेंट्रिकल में खुल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनी हुई है, यहाँ पे वॉल्व बनी हुई है, ठीक है, ये वाले इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 वॉल्व है ना, इस तरह के 3 फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होता है, सेप्टल, लीफलेट टाइप, एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले, ठीक है, ये 3 बनते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, अगर लेफ्ट से खुलता तो बाइकस्पिड वॉल्व होता, ठीक है, मिट्रल वॉल्व होता। तो अभी हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल की तरफ खुल रहा है, तो इसकी हमारे पास ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कि जो एरिथ्रोपोइटिन होता है वो किसके थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है, अभी हमें ये बताना है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है ये होता है हमारी मतलब पहले तो हमें पता होना चाहिए ना ये कि है क्या, तो ये किडनी के जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनी के इंटरस्टिशियल सेल में प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने ये पूछा कहाँ से सिक्रेट होता है, तो किडनी से सिक्रेट होएगा, ऑप्शन हमें बताई हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है और पैंक्रियास है, ठीक है। उसमें से ये किडनी जो होती है ना, किडनी में सिक्रेट होता है, ठीक है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं किडनी के इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ पे ये सिक्रेट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं, जो हमारे बोन मैरो के सेल्स होते हैं ना, उनको आगे स्टिमुलेट करता है कि आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो इसका मेन रोल ये होता है सिक्रेट होके। तो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रेट होएगा, किडनी से, ठीक है, तो हमारी ऑप्शन 2 आ जानी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल मटेरियल टेक प्लेस इन विच ऑफ द रीजन ऑफ द नेफ्रोन, ठीक है, कहते हैं नेफ्रोन कहाँ पे होता है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको ही तो हम नेफ्रोन कहते हैं, है ना। तो कहते हैं जो नेफ्रोन है उसके कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल मटेरियल होता है, यूज़फुल मटेरियल की सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी। देखो अभी जो नेफ्रोन होता है उसका हम ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, ये कुछ ऐसे करके ग्लोमेरुलस वर्मन कैप्सूल वगैरह होता है ना, देन यहाँ पे ऐसे पीसीटी आता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ फेनले, ठीक है, देन डीसीटी पार्ट आता है इस तरह से करके, उसके बाद यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब कुछ इस तरह का नेफ्रोन का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है ना। तो कहते कि जो नेफ्रोन है उसका उसमें यूज़फुल मटेरियल जो हमारे लिए ज़रूरी है उसकी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी में, ठीक है, ये पीसीटी वाला पार्ट है, ये डीसीटी वाला पार्ट है, ये लूप ऑफ हैनले है, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये ग्लोमेरुलस है यहाँ से, और वॉमन कैप्सूल होता है,
ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो PCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT है, लूप ऑफ फैनले है या ग्लोमेरुलस है, कौन से पार्ट में से होएगा? तो PCT में से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारी 23rd की जो 22nd जो है इसकी ऑप्शन आनेगी ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि जो इसके किडनी के जो मतलब किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में PCT पार्ट ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होएगी, ठीक है। तो इसी वजह से PCT में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स की वजह से स्पेस ज़्यादा होने से, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे यूजफुल मटेरियल की ज़्यादा होएगी। तो हमारी ऑप्शन ए आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, कि अगर स्ट्रेनियस मतलब जोर से कोई काम किया जाए, जोर वाली एक्सरसाइज करें तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होएगी? देखो हम तो वैसे कहते हैं कि जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, ग्लूकोज जो होती है वो कन्वर्ट होती है पहले पायरूवेट में, है ना, पायरूवेट में कन्वर्ट होती है, देन वो पायरूवेट से आगे कन्वर्ट होएगी, फिर जाके उसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ऐसा ही होता है ना। तो ये तो है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऐसा होएगा, है ना। तो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के दौरान जब ज़ोरदार कोई काम करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ग्लूकोज तो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो ग्लूकोज को स्टोर करने पे ग्लाइकोजन बनता है, वो नहीं बनेगा। पायरूवेट प्रॉपर क्यों नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं आनी है। वैसे तो ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, बट अगर प्रॉपर ऑक्सीडेशन होएगी तो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए नहीं आएगा। देन लैक्टिक एसिड है और स्टार्च भी नहीं बनती, ठीक है। तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, हमारी ऑप्शन सी आनी है। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? क्योंकि ग्लूकोज की प्रॉपर ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से जो हमारी मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, फिर रिलैक्स नहीं हो पाती, मतलब मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कमी में मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे मतलब मतलब मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाती, इसलिए हम जल्दी भागते हैं या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो हम ऐसा लगता है थक गए, है ना, मसल्स काम नहीं कर रही हैं हमारी, तो वो इस वजह से होता है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कहते अगर तो जो कीटोन बॉडीज़ बॉडी में बढ़ जाए, कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी तो यूरिन के अंदर वो इंडिकेट होने शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या शो करेगा कि क्या होएगा अगर जो कीटोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यूरिन में इंडिकेट होना शुरू हो जाता है, वो मतलब यूरिन में कीटोन बॉडीज आ जाती हैं, तो क्या पता चलता है, एक्रोमीगेली हो गई है, डायबिटीज मेलाइटस हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कि टर्नर सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम तो देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये नहीं होता है। एक्रोमीगेली कब होता है? एक्रोमीगेली जब एडल्ट एज में जब ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, तो ये तब एक एक्रोमीगेली होती है कि अचानक से जो है वो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से फिर फेशियल वॉन्स वगैरह बढ़ जाती है, वो एक्रोमीगेली है। तो कीटोन बॉडीज़ का कोई रोल नहीं है, ए भी नहीं आना, डी ऑब्वियसली नहीं आना। सिकल सेल एनीमिया ये भी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये जीन्स के बेसिस पे होने वाली डिसऑर्डर है, तो इसमें कीटोन बॉडीज़ का रोल नहीं है। अभी देखो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि देखो जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं ये बनती कैसी हैं, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है वो ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड करती है, पर क्या होता है जब ग्लूकोज की कमी हो बॉडी के अंदर, है ना, मतलब प्रॉपर इंसुलिन फंक्शन करेगी तो ग्लूकोज मेंटेन रह पाएगी। इंसुलिन पैंक्रियास से सिक्रिएट करता है ना, इंसुलिन को पैंक्रियास ही सिक्रिएट करता है, तो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखती है, प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। पर कभी क्या होता है, इंसुलिन अगर प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज की जगह फैट को तोड़ना शुरू कर देती है। तो फैट को तोड़ने से क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वही कीटोन बॉडीज़ के आने से ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, जो डायबिटीज़ 2 होती है, डायबिटीज़ टाइप 2 यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो सकती है अगर कीटोन बॉडीज़ यूरिन में इंडिकेट होती हैं। तो कीटोन बॉडीज़ जो होती है ना यूरिन में, कीटोन बॉडीज़ की स्मेल जो होती है ये एसीटोन जैसी होती है, ठीक है, तो पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय, कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं जैसे पिल्स वगैरह होती हैं जो फीमेल यूज़ करती हैं, तो वो प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकती है? ओवम को किल करके? नहीं, ओवम को किल नहीं करती। ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन ब्लॉक करेगी? नहीं, ये भी नहीं करती हैं। प्रिवेंशन ओवुलेशन है या प्रिवेंशन इम्प्लांटेशन है कि इम्प्लांट नहीं होने देगी, मतलब वो फर्टिलाइजेशन कर देगी, होने देगी, बट इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, तो ऐसा भी नहीं होता। वो ओवुलेशन को ही प्रिवेंट कर देती है, क्योंकि जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो कम्बिनेशन है या अकेला प्रोजेस्टेरोन वगैरह है, तो ये क्या करती हैं,
पहला तो ये यूट्रस जो होता है उसको अनसूटेबल बनाते हैं कि वो मतलब ना कर पाए, उसके लाइनिंग्स को ही मतलब प्रॉपर नहीं रहने देते, जिससे पहले प्रेगनेंसी रुक जाती है, ठीक है। फिर साथ में ये म्यूकस या सर्विक्स वगैरह, मतलब सॉरी, जो म्यूकस पार्ट होता है ना, इसके अंदर म्यूकस होती है, जो सर्विक्स वगैरह के अंदर जो म्यूकस है उसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर देंगे, जिससे वो स्पर्म को एंटर नहीं करने देगी, ठीक है। तो एक ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। दूसरा वो स्पर्म की एंट्री को बंद कर देती है। तो इसके ऑप्शन सी आ जानी है कि ये वैसे मतलब ओवुलेशन को ही प्रिवेंट कर देती है सीधा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन, कि जो नाइट्रोजन प्रिंसिपल नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड होते हैं ह्यूमन में कहाँ पे बनते हैं? किडनी में बनते हैं, बट लिवर के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। किडनी में बनते हैं और किडनी के थ्रू ही एलिमिनेट होते हैं। लिवर में बनते हैं, किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, या लिवर में बनते हैं और बाइल के थ्रू ही वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या ऑप्शन आनी है? ऑप्शन सी, कि ये लिवर में मतलब जो प्रिंसिपल सबसे पहले जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड बनता है, ठीक है, वो बनता लिवर में है, पर वो पास करते हैं आगे किडनी की तरफ। तो किडनी फिर मतलब जैसे अभी ब्लड में ये मतलब छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको फिर किडनी फिल्टर करती है और जो वेस्ट होता है उसको ब्लड को साफ करके बॉडी में भेज देती है और बाकी के वेस्ट को इकट्ठा करके उसको यूरिन में डाल देती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, लिवर बनाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंपाउंड, बट किडनी के थ्रू वो एलिमिनेट होते हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड द ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कौन से इसमें ऑप्शंस में कंप्लीटली एक पूरी जो वो है सेट है वो एसटीडीज का है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज का है। तो गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियसिस है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया और एड्स। सी ऑप्शन में है एचआईवी, मलेरिया और ट्राइकोमोनाइसिस। डी ऑप्शन में है एड्स, सिफिलिस और क्लोरेला, सॉरी कॉलरा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, गोनोरिया जो है ये भी एसटीडी है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी एसटीडी है, क्लेमाइडियसिस भी एसटीडी है। ये ऑप्शन ठीक है, बट बाकी क्या कर लेते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन वैसे ठीक है। हेपेटाइटिस बी तो एसटीडी है, बट हीमोफीलिया नहीं है ना, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। एड्स भी है, पर ये ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं आनी। एचआईवी है, बट मलेरिया नहीं होता, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं आनी। एड्स है, सिफिलिस है, पर कॉलरा नहीं होता, ये तो बैक्टीरियल डिसीज़ है ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं आनी, ये भी नहीं आनी, ये भी नहीं आनी। तो ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्सल ऑफ द पेल्विक गिडल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, कि जो पेल्विक गिडल क्या होता है? दो गिडल होते हैं हमारे, एक होता है जो पेक्टोरल गिडल होता है। पेक्टोरल गिडल मतलब जो कंधे वाले हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं ना, इसको बोलते हैं शोल्डर वाली जो होती हैं, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गिडल। पेल्विक गिडल होता है जो कमर वाली हिस्से में हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो उसका कॉक्सल पार्ट जो होता है वो किसकी फ्यूजन से बनता है? कौन सी बोन्स की फ्यूजन से? ठीक है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, इलियम स्कैपुला और इशिकम, इलियम स्कैपुला और क्लेविकल। देखो इसके ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। स्कैपुला और क्लेविकल जो होती हैं ये तो कॉलर बोन और स्कैपुला ये कंधे के पास होती हैं, ठीक है, ये नहीं आनी। इसमें भी स्कैपुला है तो ये बिल्कुल नहीं आनी, इसमें भी स्कैपुला है, ये भी नहीं आनी। हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इलियम, इशिकम और प्यूबिस, ठीक है। ये देखो ये है हमारे पास इलियम, ठीक है, ये इस प्यूबिस, ये इशियम, तो ये तीनों मिलती हैं तो कॉक्सल पार्ट बनता है। ये कमर वाले हिस्से में होती है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इलियम, प्यूबिस और इशियम जो होता है ये कॉक्सल पार्ट बनाता है, तो हमारी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है ये इसका रोल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं होता है, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, सेरिब्रम भी कुछ हद तक इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, इवन जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। देन सेरिब्रम जो होता है ये वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को नहीं कर पाता। हाइपोथैलेमस का रोल होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, ठीक है। रेगुलेशन किसके थ्रू होती है? हाइपोथैलेमस के थ्रू, ठीक है। तो जैसे हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे देखो, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, ये ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। दो हेमिस्फीयर होते हैं हमारे, आगे वाले हिस्से से देखें तो एक उधर वाली साइड एक इधर वाली साइड हाफ में, ठीक है। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये इसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होता है मेडुला ऑब्लांगाटा जो आगे स्पाइनल कोड में मतलब जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ से स्पाइनल कोड बनती है। ये सेरिब्लम है, सेरिब्लम जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, और मस्कुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल्स एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, के ओवरी ह्यूमन में
मतलब फीमेल में कौन सी ऐसी ओवरी के ऐसी कौन सा पार्ट होता है जो ओवुलेशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। ओवुलेशन क्या होती है, जब ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, है ना, तो 14th डे पे ओवम रिलीज हो जाएगा अगर, है ना, तो उसको ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन के बाद जो कहते हैं कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे फंक्शन करेगा, मतलब हार्मोन सिक्रेशन में काम करेगा, विटेलिन मेम्ब्रेन। विटेलिन मेम्ब्रेन तो होती है क्या उसको बोलते हैं, जो ओवम है, ओवम की पहले विटेलिन मेम्ब्रेन होती है, देन जोना पेलोसिडा होता है, फिर कोरोना रेडियाटा आते हैं ऐसे, ठीक है। तो विटेलिन मेम्ब्रेन नहीं आएगी। ग्राफिन फॉलिकल है, स्ट्रोमा है और जर्मिनल एपिथेलियम है, तो इसकी हमारी ऑप्शन 2 आ जानी है, ग्राफिन फॉलिकल्स। क्योंकि ओवुलेशन के बाद जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल से मैच्योर हुए, है ना, तो यहाँ से ओवम रिलीज हो गया, बाकी का जो ये बचा हुआ हिस्सा है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल का, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग फेज में, है ना, सिक्रेटरी फेज में। तो हमारी ग्राफिन फॉलिकल आ जानी है ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 31 से 60 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए अगर ये यूज़फुल है तो मतलब जिनको भी इनकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे नोट्स वगैरह और कुछ डिस्कशंस होती हैं इन टॉपिक्स को लेके, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।